MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस 5th पेपर पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस के स्टूडेंट्स यूनिट 3 के टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस। संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण ये जो उपागम है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये जो विश्लेषण है इसके दो प्रमुख प्रतिपादक हैं, प्रोफेसर A.J. आमंड और कॉलमैन, और दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं इससे संबंधित, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज एंड सेकेंड इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट अप्रोच। तो इन दो पुस्तकों के आधार पर संरचनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण को विश्लेषित किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में जाना जा सकता है। और इन दोनों विचारकों ने इसके आधार पर इसकी विशद व्याख्या की है। इन दोनों ही विचारकों ने, आमंड एवं कॉलमैन ने, राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में अपने विचार दिए हैं और इन्होंने विकासशील देशों की राजनीतिक पद्धति को दो भागों में बांटकर स्पष्ट किया है। पहला, उन्होंने ये स्पष्ट किया विकासशील देशों के संदर्भ में कि परंपरावादी समाज से आधुनिक समाज की ओर बढ़ने में राजनीतिक विकास का सिद्धांत क्या हो सकता है और विकास की इस प्रक्रिया से गुजरने वाले देश कितने प्रकार के हो सकते हैं और उनका वर्गीकरण भी किया जा सकता है। आमंड कॉलमैन राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की भांति विभिन्न चरणों में देखते हैं। उनकी पद्धति ये रही कि पहले उन्होंने पश्चिमी देशों के विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्था के तथ्य और तत्वों को ढूंढने का प्रयास किया और उनकी विद्यमानता को विकासशील राजनीतिक व्यवस्थाओं में ढूंढने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन्होंने राजनीतिक विकास का सिद्धांत और उससे संबंधित वर्गीकरण बताया है। राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में ही दूसरी चीज़ आमंड और कॉलमैन ने बताई है कि राजनीतिक पद्धति शब्द राज्य का पर्यायवाची न होकर एक ऐसी स्थिति है जो सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को केवल संभव ही नहीं बनाती वरन जीवित भी रखती है। और सामाजिक एकीकरण को जो तत्व बांध सकता है वो है औचित्यपूर्ण शक्ति। औचित्यपूर्ण शक्ति, जिसको इंग्लिश में लेजिटिमेस फोर्स कहा जाता है, ये सारी व्यवस्था में तारतम्य स्थापित करने वाली शक्ति है, सारे सामाजिक एकीकरण को बांधने वाली शक्ति है। ऐसा आमंड और कॉलमैन ने एक्सप्लेन किया है और इन दो आधारों पर उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था संबंधी विचार प्रतिपादित किया है। आमंड और कॉलमैन के राजनीतिक व्यवस्था के क्रियात्मक विश्लेषण को समझने के लिए हमें उनके द्वारा बताई गई राजनीतिक पद्धति की कुछ विशेषताओं को देखना होगा। इन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जहाँ संरचना को जानना आवश्यक है, उसके साथ साथ उस राजनीतिक व्यवस्था में हो रहे क्रियाकलापों को जानना भी उतना ही आवश्यक है। आमंड और कॉलमैन ने राजनीतिक पद्धति को परिभाषित करने वाला एक संगठनात्मक और कार्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वह व्यवस्था को एक ऐसी इकाई मानते हैं जो वातावरण को प्रभावित करती है और उससे प्रभावित होती भी है। संगठन और कार्यों की दृष्टि से आमंड और कॉलमैन ने किसी भी राजनीतिक पद्धति में निम्नलिखित विशेषताओं को
पाया जाना निर्धारित किया है। पहली चीज़ उन्होंने बताई है संपूर्णता, दूसरा उन्होंने बताया अंतर्निर्भरता, तीसरा वो बताते हैं सीमा रेखाएं, चौथा उन्होंने बताया उन्मुक्तता, और पांचवी विशेषता वो बताते हैं व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं की जगह व्यक्ति की भूमिका पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने ये राजनीतिक पद्धति की विशेषताएं स्पष्ट की है और संगठनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण का विचार विश्लेषित किया है। आमंड और कॉलमैन का संगठनात्मक क्रियात्मक विश्लेषण का जो ये विचार है वो टॉलकॉट, पार्सन्स और लेवी के समाजशास्त्रीय विश्लेषण से ही उद्गमित हुआ है, जो ये मानकर चलते हैं कि व्यवस्थाएं कार्यों की दृष्टि से सदैव अंतर्निर्भर हुआ करती हैं और ये कार्य समझ में तभी आ सकते हैं जब व्यवस्था की समग्रता स्पष्ट हो। व्यवस्था में ढांचे होते हैं जिन्हें उप पद्धति या सब सिस्टम भी कहा जा सकता है। इन उप पद्धतियों में एक संतुलन बनाए रखना, व्यवस्था को जीवित रखने और आगे बढ़ते रहने की एक पूर्व स्थिति कही जा सकती है। इन आधारों पर आमंड और कॉलमैन ने दो चीज़ों पर बहुत अधिक बल दिया, एक तो स्थायित्व और एक परिवर्तन पर बल। आमंड और पावेल ने संगठनात्मक, कार्यात्मक एवं संतुलनात्मक दृष्टि में स्थायित्व और परिवर्तन दोनों पर ही बल दिया है। उनके अनुसार एक राजनीतिक पद्धति में 4 तरह से ढांचे देखे जा सकते हैं या स्ट्रक्चर देखे जा सकते हैं। जैसे उन्होंने पहला बताया है क्रिया प्रतिक्रियाओं के वैध एवं औचित्यपूर्ण प्रकार। दूसरा उन्होंने ढांचा दिया है या स्ट्रक्चर निश्चित और समान राजनीतिक कार्य। तीसरा उन्होंने बताया है राजनीतिक ढांचे की बहुक्रियाशीलता। चौथा उन्होंने बताया है राजनीतिक संस्कृति। इस तरह से 4 ढांचों के आधार पर राजनीतिक पद्धति को स्पष्ट करते हैं। उनका ये मानना है कि जैसे जैसे व्यवस्था विकसित होती है, ढांचे विशेषीकृत कार्य करने लगते हैं और राजनीतिक संस्कृति का स्वरूप भी बदलने लगता है। आमंड और कॉलमैन का जो ये सिद्धांत है, यदि राजनीतिक पद्धति में स्ट्रक्चर्स अपने कार्य संतुलन की दृष्टि से करते हैं तो वो व्यवस्था जीवित रहती है, किंतु यदि स्ट्रक्चर वह कार्य न करे तो वह व्यवस्था परिवर्तन की ओर मुड़ जाएगी और उसका विघटन भी हो सकता है। इस प्रकार आमंड और कॉलमैन विकसित पश्चिमी और आधुनिक व्यवस्थाओं को समानार्थक मानते हुए एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में 2 प्रकार के कार्य मानते हैं, जिसमें उन्होंने पहला बताया है इनपुट और दूसरा बताया है आउटपुट कार्य। और इनपुट और आउटपुट कार्यों के आधार पर वो राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट करते हैं और इसके आधार पर उन्होंने 3 उद्देश्य बताए हैं कि एक तो जो भी कार्य हैं संस्थाओं में उनकी अवधारणाएं वो प्रस्तुत करते हैं, और दूसरा उन्होंने व्यवस्था को स्थिर न होकर उपव्यवस्था और वातावरण के द्वारा प्रभावित माना है और उसके आधार पर जो यथार्थ है उसको समझने पर जोर दिया है। इनपुट कार्यों में वो समाजीकरण और संप्रेषण के कार्य को समाहित करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये हम इस प्रकार देख सकते हैं कि उन्होंने उनका आमंड और कॉलमैन का मत है
कि राजनीतिक व्यवस्था जितनी विकसित होगी उसके स्ट्रक्चर उतने ही विशेषीकृत और सीमा की दृष्टि से व्यापक और विस्तृत होते हैं। परंपरावादी या अविकसित समाजों में सीमाएं संकीर्ण होंगी और मिश्रित स्थिति अधिक होने के साथ साथ हितों का जोड़ तोड़ और समूहकरण विशिष्ट ढंग से नहीं हो पाएगा।